हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 7 है, देखिए, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। ये है, देखिए, आज का अध्याय 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने ईश्वर से अनुराग पढ़ा था। यहाँ पर क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कौन कौन सी थी, कैसी थी, ये सभी चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उनको हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण। क्षेत्रीय संस्कृति की देखिए बात की जाए तो इसमें यही दिया हुआ है कि लोगों का वर्णन करने का सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा। पहले भी देखिए चला था कि बोलचाल की भाषा के हिसाब से उनको उनकी जगह निर्धारित कर दी जाती थी। जैसे तमिल, उड़िया, मराठी, ऐसे बोलचाल की भाषा के हिसाब से उनका जो जगह होती थी उस जगह का नाम रख दिया जाता था। इसका अर्थ आमतौर पर यही होता था कि तमिल उड़िया भाषा जो बोलता है वो तमिलनाडु में रहता है और उड़िया वाला उड़ीसा में रहता है, तो इसका मतलब यही होता था। इस प्रकार हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य के साथ भी चित्रकला के साथ जोड़ते हैं। कुछ अलग अलग जगह होती हैं जहाँ का देखिए भोजन कुछ अलग होता है, वस्त्र वो लोग कुछ अलग ढंग के पहनते हैं, काव्य नृत्य वहाँ का कुछ अलग होता है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग जगह होता है। इसी तरह हम इन जगहों को जोड़ते हैं। आज हम जिसे क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं वे समय के साथ बदली है, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृति जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। तो देखिए यही चीज़ कही गई है कि क्षेत्रीय संस्कृति मतलब एक ही क्षेत्र की जो संस्कृति हुई, वहाँ की जो बोलचाल की भाषा हुई, खान पान, रहन सहन हुआ, ये तो क्षेत्रीय संस्कृति होती ही है। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा आते जाते रहते हैं और दूसरे जगह की भी चीज़ें सीखते रहते हैं। तो क्षेत्रीय संस्कृति में भी काफ़ी मेल जोल देखने को मिलता है। यही चीज़ देखिए यहाँ पर कही गई है कि कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके में पुराने रीति रिवाज से तो निकलती ही हैं, परंतु दूसरे क्षेत्रों में जाकर भी उन्हें एक नया रूप दे दिया जाता है। जैसे लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं तो वहाँ के कुछ रीति रिवाज भी वो ले लेते हैं, तो वही चेंजेज होता रहता है। नेक्स्ट है, देखिए, चेर और मलयालम भाषा का विकास। महोदयपुर का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। संभवतः मलयालम भाषा एक इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग करके अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का उपयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किस क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से सबसे पहले उदाहरण में से एक है। तो ये देखिए इनका अभिलेख है मलयालम का। केरल में मलयालम बोली जाती है, तो केरल को मलयालम भाषा है मतलब केरल की। तो इसका उपयोग देखिए सरकारी अभिलेखों में भी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से पहले उदाहरण में से किया गया था। ये अभिलेख यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ किया। संस्कृत का भी देखिए इन्होंने प्रयोग किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। याद रखिएगा, केरल का मंदिर रंगमंच संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ही ऋणी है। मतलब संस्कृत भी देखिए प्रयोग की जाती थी। मलयालम तो है ही है केरल की भाषा। ये काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, याद रखिएगा, लीला तिलकम कैसे है, व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? मणिप्रवालम में। मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। देखिए हर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। किस भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मणिप्रवालम का, मणिप्रवालम भी एक शैली है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। नेक्स्ट देखिए, शासक और धार्मिक परंपराएं। जगन्नाथी संप्रदाय। जगन्नाथी संप्रदाय क्या है?
कुछ देखिए अन्य क्षेत्रों में भी संस्कृतियाँ क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इसमें कुछ प्रमुख के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि जैसे पुरी और उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का संप्रदाय का विकास कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। आज का जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो देखिए आपके एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चन कई सारे बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको हर एक लाइन आनी चाहिए कि कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे पुरी उड़ीसा का आपका जगन्नाथ संप्रदाय से क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ पर था ये, पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ संप्रदाय का अर्थ क्या होता है कि दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। और साथ ही में जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी और स्थानीय मूल देवता हैं जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया था। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्म ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। उसके बाद 1230 में राज्य अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं जगन्नाथ को प्रतिनियुक्त घोषित किया। तो देखिए एक पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए मंदिर किसने बनवाया था, राजा अनंत वर्मन ने। नेक्स्ट, जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मंदिर दिखाया गया है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है, पुरी में, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा मंदिर है। अनंत वर्मन ने बनवाया था, जैसे कि ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। राजपूताना का देखिए संबंध कहाँ से है, आज के समय का जो राजस्थान है वहीं से संबंध है राजपूताना का। इसमें से यह समझा जाता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। किस प्रदेश में, राजस्थान में, याद रखिएगा। लेकिन यह बात अधिकांश रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते थे। यह भी सच है कि राजस्थानों में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों के राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। तो देखिए माना जाता था कि राजपूत लोग राजस्थान में रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, और भी कई जगह रहते थे। और राजस्थान में भी राजपूतों के अलावा और भी अन्य जातियां भी रहती थी। ये बात देखी है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि राजस्थान पर पूरा राजपूत ही रहते थे, लेकिन ये था कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा है। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक शूरवीरों के आदर्श को अपने हृदय में संजोए रखते थे। पृथ्वीराज के बारे में आपको पिछले चैप्टर में बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान जो था, इसको क्यों राजपूताना कहा गया, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश समय राजपूतों का ही शासन था। पृथ्वीराज ने जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुर से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया है, राजपूतों ने, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूतों का यहाँ पर देखिए बड़ाई की गई है। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट है कि राजपूतों की जो कहानियाँ हैं काहे में मिलती हैं, तो काव्यों और गीतों में मिलती हैं। किसके द्वारा रचित हैं, प्रशिक्षित चारण भाटों जो होते हैं, भाट, उन्हीं द्वारा रचित की गई हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीर की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियां होती थी। स्वामी भक्त, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो इन सभी चीज़ों का देखिए इन कहानियों में चित्रण होता था। इंपॉर्टेंट है। इन कहानियों में देखिए सती प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी उल्लेख किया गया है इसमें, कि जब उनके पति मर जाते थे तो वो भी अपनी पति की चिता पर जिंदा ही लेट जाती थी और जल जाती थी। तो ये इसका भी उल्लेख किया गया है, ये भी देखिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक नृत्य की बात की जाए तो यह नृत्य शैली देखिए उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी हुई है। उत्तर भारत मतलब ऊपर वाले भारत,
कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, इंपॉर्टेंट है। कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कत्थक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। मतलब जो लोग कहानी सुनाया करते थे वही उन्हीं को क्या कहते थे, कत्थक। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तो धीरे धीरे देखिए इसका विकास हुआ और ये कत्थक जो था एक शैली का रूप धारण करने लगा। पहले ये क्या था, कहानी सुनाने वालों का एक समूह था। मतलब जो लोग कहानी सुनाते थे उसी को कत्थक कहा जाता था। कत्थक शब्द जो निकला है वो कथा शब्द से ही निकला है, याद रखिएगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। लोक नाट्य मतलब नाटक के रूप में, जिन्हें रासलीला कहा जाता है। रासलीला अभी भी देखिए कहीं कहीं चलता है। राधा कृष्ण के रूप में कुछ लोग बनते हैं और वो लोग रासलीला करते हैं, वही चीज़ है। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कत्थक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। तो देखिए कत्थक कलाकार जो होते थे वो भी रासलीला में शामिल होते थे और उनके हाव भाव कैसे क्या मतलब हाथों से चेहरे से हाव भाव दिखते हैं तो वही जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कत्थक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। मुगल बादशाहों के टाइम में देखिए कत्थक नृत्य चलता था और राज दरबार में इसको प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला, राजस्थान के दरबारों में और लखनऊ में। इम्पॉर्टेंट लाइन है देखिए कि कथक नृत्य जो है दो परंपराओं या घरानों में फूला फला। कहाँ पर, एक राजस्थान के जयपुर के दरबारों में और दूसरा कहाँ पर, लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों पे भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। तो देखिए पहले तो ही दो परंपराओं के साथ या घरानों के साथ फला फूला, राजस्थान के जयपुर, उसके बाद उसके बाद लखनऊ में, मतलब दो जगह फूला फरा। लेकिन 1850 से 1875 के बीच में मतलब 18वीं शताब्दी में इसका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ और ये और भी जगह पर फैल गया, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश हो गया। नेक्स्ट देखिए इनकी प्रस्तुति में होता क्या था, क्लिष्ट तथा द्रुत पर संचालन होता था। उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता था। मतलब उत्तम वेशभूषा अच्छी हो, साथ ही में कहानियों का जो प्रस्तुतिकरण हो और अभिनय किया जाए उस पर जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कत्थक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया, फिर भी यह जीवित बचा रहा। अब देखिए 19वीं से 20वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश प्रशासक थे उनको ये पसंद नहीं आया, लेकिन ये पसंद नहीं आएगा तो पूरी तरह से तो चलता नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी मोड़े रूप में ये बचा रहा, जीवित बचा रहा। गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। याद रखिएगा, इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता कब मिली, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ये लाइन देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अन्य नृत्य जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, तो एक तो आपका कत्थक हो गया, 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कत्थक हो गया, एक भरतनाट्यम हो गया, देखिए तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली केरल से, ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से। तो देखिए इनके ये भी नाम याद रखिएगा कौन सा कहाँ से संबंधित है। एक आपका कत्थक हो गया, 6 शास्त्रीय नृत्य हो गए यहाँ से। नेक्स्ट है संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। कल जो हमने PYQ किया था उसमें देखिए इससे एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई थी वह थी लघु चित्रों की परंपरा। छोटे आकार के चित्र होते थे लघु चित्र, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। किस पर देखिए इनको चित्रित किया जाता था, कपड़े या कागज पर। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था।
जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते हैं। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। तो आपका देखिए क्वेश्चन आया था कि जो ये चित्र किए गए थे मतलब किस क्रम में किए गए थे, उसमें दिया गया था कि ताड़ पत्रों और कागज लकड़ी की तख्तियों और कागज़ों में। तो सबसे पहले देखिए ताल पत्रों में किया गया था, उसके बाद प्राचीन समय में ही लकड़ी की तख्तियों का प्रयोग होने लगा और कागज़ का प्रयोग जो हुआ था वो लास्ट में हुआ था, क्योंकि कागज़ का विकास इधर ही हुआ था। नेक्स्ट है कि पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। इसमें देखिए दरबार के दृश्य हुआ करते थे, जैसे ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। शिकार के दृश्य, कैसे लोग शिकार करते थे। सामाजिक जीवन के अन्य पहलू भी चित्रित किए जाते थे। सामाजिक जीवन से संबंधित थी ये पांडुलिपियां, कैसे समाज में लोग रहते थे, क्या क्या करते थे। गिने चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही ये देखे जा सकते थे। मतलब सभी लोग इसको देख नहीं सकते थे पांडुलिपियों को। बादशाह देख सकता था, राजा जो होता है, या उसके द्वारा जो गिने चुने लोग ही जो मतलब अच्छे पद पर रहे होंगे वही लोग देख सकते रहे होंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़ कर आए, नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबार में चले गए। मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया। तो देखिए जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो वहाँ के जो चित्रकार थे वो लोग छोड़कर चले आए। अब वो लोग कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही, तो जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ वो लोग वहाँ पर चले गए। जहांगीर का देखिए नाम अच्छी चित्रकारी के लिए किया जाता है। बहुत ही मतलब चित्रकारी उसको बहुत ही पसंद थी। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और अनेक दरबारों ने दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुरी, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों में चित्रण बराबर जारी रहा। ये देखिए चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है, कैसे कैसे चित्र, कितने अच्छे चित्र लोग बना देते थे। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहल शैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा कब विकास हुआ था बसोहल शैली का? 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में किसका? लघु चित्रकला साहसपूर्ण व भावप्रवण शैली का जब विकास हुआ तभी से क्या कहा जाने लगा? बसोहली। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह क्या थी? भानुदत्त की रसमंजरी। इंपॉर्टेंट लाइन है, भानुदत्त की रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। तो देखिए नादिर शाह जो था इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। बाकी सबसे लोकप्रिय जो पुस्तक थी भानुदत्त की रसमंजरी थी, बसोहल शैली की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी के मध्य तक कांगड़ा ने कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत है वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली की विशेषता देखिए आपको याद रखना है कि क्या था इसमें? ठंडे नीले हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण इसमें किया गया था। नेक्स्ट है स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों के सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। लघु चित्र जो थे देखिए बड़े बड़े चित्रकारों द्वारा बनाए जाते थे, राजमहलों में रखे जाते थे, सभी लोग इनको देख नहीं सकते थे। तो ये तो सुरक्षित रहते थे, लेकिन घरों में जो लोग दीवारों वारों पर बना लेंगे, बारिश से कुछ बिगड़ जाएंगे, कुछ कैसे बिगड़ जाएंगे, तो वो लोग बिगड़ जाते थे, कुछ ही शेष रहते थे। नेक्स्ट है देखिए बंगाल नज़दीक से एक नज़र। जैसे कि देखिए अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि जो लोग जहाँ रहते थे, जैसी भाषा बोलते थे, उसी के हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। तो बंगाल के लोग बंगाली बोलते थे, ऐसा मान लेते हैं। किंतु एक बात यह है कि बंगाली जो भाषा है ये भी संस्कृत से ही निकली हुई है। इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा कि बंगाली जो है संस्कृत से ही निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों से के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ? ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। तो देखिए ये चीज़ आई थी आपके क्वेश्चन में एक बार कि बंगाल में संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन है ये
कि जब तीसरी और चौथी शताब्दी में जब बंगाल और मगध के बीच में वाणिज्यिक संबंध बढ़ा, तो जिसके कारण मान लीजिए शायद संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्तवंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का उपयोग हो रहा था। तो देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में लिखा है कि बंगाल में सभी जगह किसका प्रयोग होता था? संस्कृत से संबंधित भाषाओं का। 18वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज का उद्भव हुआ। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। तो देखिए, भाषाएं भी चेंज होती रहीं। जब अकबर ने देखिए जीता तो फारसी थी भाषा। जब ह्वेनसांग यहाँ पर आया बंगाल में, तब उसने क्या पाया कि भाषा संस्कृत है। ऐसे ही पहले क्या माना गया कि भाषा बंगाली है, लेकिन बंगाली भाषा का भी विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। लेकिन देखिए, फारसी तो थी अकबर के समय में, लेकिन फिर भी एक साइड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होती जा रही थी बंगाली भाषा। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाने लगा। तो देखिए, कई सारी भाषाएं आई, लेकिन एक क्षेत्र के रूप में जो ये बंगाली भाषा विकसित हो रही थी, धीरे धीरे ये लोग एकबद्ध हुए, एकजुट हुए। तो उन्हीं को क्या कहा जाने लगा था कि पश्चिमी बंगाल, मतलब पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा बोलने वाले होते हैं। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गए हैं। तो देखिए, सभी चीज़ें इसको भी प्राप्त हुई है। बंगाल में भी सभी तरह के लोग आए, जैसे संस्कृत भाषा और फारसी भाषा, बंगाली, तो ये सभी भाषाएं आने के बाद अनेक तरह के स्रोत इसे प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। तो देखिए, बंगाल में जो साहित्य हैं संस्कृत से संबंधित तो हैं ही, साथ ही में दूसरी उससे क्या है? स्वतंत्र है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद, मंगल काव्य देखिए शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि सम्मिलित हैं। तो ये देखिए, दोनों ही रचनाएं संस्कृत श्रेणी की बात की गई है कि एक तो मंगल काव्य हो गया और दूसरा क्या हो गया? गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ। तो ये संस्कृत काव्य से संबंधित है। दूसरी श्रेणी की बात करें, अन्य जो स्वतंत्र काव्य थे, जो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएं, लोक कथाएं और यथागीत। ये किससे संबंधित है? तो देखिए, एक तो संस्कृत श्रेणी थी, दूसरी संस्कृत से स्वतंत्र थी। तो संस्कृत से स्वतंत्र वाली श्रेणी के अंतर्गत ये आ जाते हैं और संस्कृत श्रेणी के अंतर्गत आपके ये आ जाते हैं। पहली श्रेणी की बात करें तो पहली श्रेणी का काल निर्णय सरल होता है, क्योंकि अनेक पांडुलिपियाँ पाई गई हैं। वहीं पर दूसरी श्रेणी की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं पाया गया, उससे मौखिक रूप से ही सुनी जाती हैं, तो इसका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। दूसरी श्रेणियाँ जो थी देखिए, पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जो जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। ब्राह्मणों का प्रभाव कम था तो वहाँ पर कोई पांडुलिपियाँ नहीं मिली हैं, बल्कि पहली श्रेणी की पांडुलिपियाँ मिली हैं, जिससे इसका जो काल निर्णय है किया जा सकता है। जैसे इसकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच में की गई थी। नेक्स्ट है पीर और मंदिर। 16वीं शताब्दी की देखिए बात है कि 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। मतलब वो लोग जहाँ पर कम उपजाऊ जगह थी उसको छोड़कर किधर जाने लगे थे? पूर्वी बंगाल और जंगली और दलदली इलाकों में जाने लगे। ज्यों ज्यों वे पूरब की ओर बढ़ते हुए जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे, धीरे धीरे स्थानीय मछुआ और स्थानांतरी खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। तो देखिए, इधर से किसान भी उधर जा गए और उधर से जो समुदाय वो जनजाति वो लोग भी, दोनों लोग आपस में मिल गए और वो लोग खेती करने लगे। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की।
अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। तो देखिए जो ये राजा लोग थे, ये लोग मंदिरें और बहुत सारी कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, जैसे मंदिरें ही बनवा दिए या कोई मस्जिद ही बनवा दिया, जो जैसा राजा हुआ। तो यहाँ पर देखिए यही कहा गया है कि अधिकारी और कर्मचारी जो लोग जो होते थे, मस्जिदें या मंदिर कुछ भी बनवा देते थे, धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर स्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। अब कोई स्टार्टिंग में आएगा तो उसको कुछ ना कुछ हेल्प तो चाहिए ही होगा, तो जो वहाँ का नेता था उसने उनकी सहायता की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमि भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था, तो देखिए जो नेता होते थे काफ़ी अच्छा काम करते थे, शिक्षक होते थे, साथ ही में अगर किसी मामले में कोई निर्णय लेना है तो निर्णायक भी की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ थी, स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। तो ये देखिए पीर शब्द आ गया। पीर से संबंधित देख लीजिए, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाने लगी। पीर देखिए, पीर से संबंधित पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि श्रेणी में संत, सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव जो होते हैं, साथ ही में साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक योद्धा जो होते थे, विभिन्न हिंदू और बौद्ध जीवात्माएं भी इसमें शामिल होती थी। मंदिर की बात की जाए तो देखिए बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिरों का बहुत ही ज़्यादा निर्माण हुआ, लेकिन 19वीं शताब्दी में आकर फिर से यह समाप्त हो गया। बड़े बड़े देखिए मंदिर होते हैं जो काफ़ी बड़े, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है, तो बड़े बड़े जो लोग होते थे वही लोग इन मंदिरों को बनवाते थे। कुछ छोटे समाज भी देखिए यहाँ पर मंदिर बनवाया था ईंट और मिट्टी गारे की सहायता से। निम्न और सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली हो गए, कसारी, घंटा धातु के कारीगर हो गए, आज छोटे छोटे मंदिर भी कुछ बंगाल में साधारण मंदिर बने हुए थे। ये देखिए यहाँ पर ये एक छोटे मंदिर का उदाहरण है, जबकि एक बड़े उदाहरण है। यहाँ पर देखिए ये छोटे लोगों द्वारा बनाया गया, जबकि ये बड़े लोगों द्वारा बनाया गया। ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई। एक मिनट। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव के छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे को ब्राह्मण द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित कर दी गई। तो देखिए जो छोटे छोटे झोपड़ियों में जो लोग बना देते थे मंदिर और उनमें जाती थी, तो जब ब्राह्मण उनको मान्यता प्रदान कर देते थे तो उनकी जो प्रतिमाएं होती थी बड़े बड़े मंदिरों में स्थापित कर दी जाती थी। इन मंदिरों की शक्ल का आकृति बंगाल झोपड़ियों की तरह दो छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ था। तो देखिए जो मंदिर थी इनकी आकृति कैसी होती थी, याद रखिएगा कि छप्परदार झोपड़ियों की तरह 2 चाला वाली 2 छतों वाली या 4 चौचाला वाली 4 छतों वाली होती थी। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतों 4 दीवारों पर रखी जाती थी। त्रिकोणीय छतें देखिए 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों के बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटों, टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों के विशेष रूप से पश्चिम बंगाल बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावट अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच गई थी। तो देखिए कई जगह बहुत ही अच्छी तरह की सजावट की जाती थी मंदिरों के बाहरी दीवारों पर। अंदर कोई सजावट नहीं होती थी, अंदर नॉर्मल ही होता था। यहाँ पर देखिए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात की गई है कि पश्चिम बंगाल का जो बांकुरा जिला है वहाँ पर सजावट जो थी विष्णु के मंदिरों में काफ़ी उत्कृष्ट कोटि पर पहुँच चुकी थी। नेक्स्ट है देखिए मछली भोजन के रूप में। भोजन की देखिए ज़रूरत तो सभी को होती है, हर जगह का अलग अलग भोजन भी होता है। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। अब स्थानीय रूप से जो चीज़ खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे लोग वही तो खाएंगे। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। धान को भी देखिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी में ही धान होता है।
ऐसे ही नदी मैदान में मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो इसीलिए बंगाल में मछली भोजन के रूप में मुख्य रूप से है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। अब ज़्यादा की मात्रा में पाई जाती हैं तो सभी लोग देखिए इसको खाते रहे हैं। मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है, व्यवसाय रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। बंगाली साहित्य है, हर जगह पर मछली का उल्लेख मिलता है क्योंकि मछलियों की वहाँ पर संख्या ज़्यादा मात्रा में थी। लोग खाने में भी उसका उपयोग करते थे, साथ ही में व्यवसाय भी करते थे, बेचते भी थे, इसीलिए उसका उल्लेख बार बार मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टियों की पट्टी लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरी में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। तो देखिए पहले ऐसे चित्र थे, यहाँ पर एक चित्र दिखाया भी गया है। ये देखिए ये मछली को पकड़े हुए हैं और इसको साफ कर रहे हैं, साफ करने का चित्र है ये। बौद्धों के जो विहार हुआ करते थे उन्हीं की दीवारों पर ये चित्र मिले हुए हैं। साथ ही में टोकरियों में भरकर इनको बाजार भी ले जाया जाता था, मतलब इन्हीं से व्यवसाय भी किया जाता था। ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस विशेष में ढील दे दी थी। सामिस मतलब ये जो मांसाहारी भोजन होता है, ब्राह्मणों को इसको करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन आजकल के ब्राह्मण तो देखिए सभी लोग करते ही हैं। लेकिन वहाँ पर मछलियों की लोकप्रियता को देखते हुए भी उनको छूट दे दी गई थी कि आप मछली का भोज कर सकते हैं। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। याद रखिएगा, बृहद धर्म पुराण है, बंगाल में रचा गया है, 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। तो देखिए मछली तो खा सकते थे, लेकिन सभी प्रकार की मछली नहीं, कुछ खास किस्म की मछली ये लोग खा सकते थे। यहाँ से देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।